हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 10th का सीबीएसई का जो एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का, तो मैं आपसे वही यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें एमसीक्यू और जो न्यूमेरिकल है जो आए हुए हैं इसमें वो समझाऊंगा। ठीक है, बाकी पूरा पेपर आप देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि पेपर आपको कैसा रह सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अच्छा एक बात और, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो देखिए ये पेपर का पैटर्न है, आपको पता ही होगा कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर बोला गया कि 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने ग्रेनुलेटेड जिंक में डाला है और फिर उसे हमने गर्म करा है। तो आपसे बोल रहा है कि इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखिए। तो देखिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि उसके केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सोडियम लिखा, आपने हाइड्रोक्साइड लिखा, इसकी वैलेंसी एक होती है, इसकी एक होती है, तो हमारे पास बन गया NaOH बन गया। हालांकि माइनस में होता है प्लस में होता है, ये कोई मैटर नहीं करता। प्लस जिंक लिया गया, जिंक ले लीजिए। अब इसको गर्म कर रहे हो तो क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो गर्म कर रहे हो तो अब ये ना, जब तक अपने प्रैक्टिकल ना किया हो या इन इक्वेशंस को ना पढ़ा हो तो आप फिर इसे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे सामने क्या बनेगा, Na2ZnO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लग जाएगी क्योंकि हम इसे हीट कर रहे हैं। तो अब ये कौन सी इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो अब एक बार से हमने लिख तो दिया, ऐसे बैलेंस नहीं करा। क्या नहीं करा, बैलेंस। तो देखो Na2 इधर 2 है, O भी इधर 2 है, ठीक है, और H भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन कहाँ पर है, क्योंकि सब में ने 2 2 लगा ही रखा था। ये देखो ये पूरा सेम यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आया। फिर अब सेकंड देखो, ये कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको क्या पता लगाना है, यहाँ पर वियोजन या अपघटन को चुनना है। ठीक है, और लेकिन लेकिन अपघटन प्रकाश वाला होना चाहिए। देखो 3 प्रकार से अपघटन होता है, आपको पता होगा ना। एक प्रकाश से होता है, एक ऊष्मा से होता है, और एक विद्युत से यानी बिजली से होता है। ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना, किस किस से होता है, हीट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, और जो तीसरा होता है वो लाइट से होता है। तो ये लाइट वाला पूछ रहा है, तो लाइट वाला आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है ना, सिल्वर वाला दे रखा है ना, तो वही यहाँ पे यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी तो कोई नहीं है, तो ये सी आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल इन्होंने किया था। ठीक है, फिर भी आपको सारे पता होने चाहिए, मैं सिंपल नहीं कहूँगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर है ना। फिर उसके नेक्स्ट है, ये कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले इंग्लिश में देखो। ये कह रहा है एक मैटर होना चाहिए, एक नॉन मैटर होना चाहिए जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो देखो कौन सा मैटर है जो लिक्विड होता है, मरकरी होता है, और कौन सा नॉन मैटर जो लिक्विड होता है वो ब्रोमीन होता है। ठीक है, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा ना, तो वही चीज है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। देखो पहले इसने मेटल बोला है, फिर इसने नॉन मैटर बोला है, जबकि यहाँ पर भी दे रखा था, पर ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो यहाँ गलत हो जाएगा अगर हम ए पे टिक करेंगे। तो हमें ध्यान से देखना, में ये नहीं देखना कि दोनों मिलकर चलो वही सही है। फिर ये कह रहे कार्बन कंपाउंड के बारे में कौन सी बात सही लिखी है यहाँ पे। जो कार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन की यौगिक, तो बताओ, आप बताओ, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं क्या वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? नहीं, कार्बन में से जो कंपाउंड बनता है उसमें से करंट तो पास होता ही नहीं। तो पहला नहीं होना चाहिए। देख लो पहला किस में नहीं है, देखो काटने वाले तरीके से किया करो। ठीक है, काटने वाले तरीके से देखो, पहला किस में नहीं है, पहला इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों को पता लगा लो, ऐसे कर लो। तो ये कह रहे बैड कंडक्टर, तो दूसरा 100% ठीक है, तो दूसरा दोनों में ही है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, वीक होता है। तो ये आंसर आ गया। अब देखो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप सोचो ऊपर ऊपर से कर लेने, आप पिछले 4 5 साल के पेपर प्रैक्टिस के लिए कर लो, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब मुझे रिस्पॉन्स बहुत आएगा तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर मैं आपकी क्लासेस के लिए ज़्यादा वीडियोस ले आऊँगा। ठीक है ना, यही होता है बस।
नहीं तो आपकी क्लास तो 10th है, बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल है, आप उसमें से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पांचवा देखिए, बस बहस कीजिएगा। देखो पांचवे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देख लो, देख लिए। अब ये कह रहा है कि इनमें मैक्सिमम नंबर जो वाटर क्रिस्टल के होते हैं वो कितने होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें 7 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक है। इसमें 5 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और इसमें 10 होते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इसलिए इसका आंसर क्या गड्डी आ गई। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ऐसी एक बात और बताऊं, इसके जैसा क्वेश्चन सोल्ट से रिलेटेड भी आया हुआ है कि ड्राई सोल्ट कौन से हैं, और जो जिसमें वाटर के क्रिस्टल होते हैं वो सोल्ट कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े ना सोल्ट, उनमें से देख लो कौन कौन से सोल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, पीओपी पढ़ा होगा, जिप्सम पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसी और कौन कौन से सॉल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं। देखो ये जो एल्यूमिनियम और जो जिंक है ना, ये एम्फोटेरिक है। पता है क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। तो यही तो पूछ रहा था कि एसिडिक होते हैं। जो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड बनेंगे ना, वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब जैसे इसमें ये क्वेश्चन आया, तो आप सेकंड चैप्टर में से ही ये सारा देखो कि भाई ऑक्साइड जो है ना वो किस प्रकार के नेचर के होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सपोर्टिव मटेरियल मिलता है ना डीयू से, उसमें से आप अच्छे से कर लेना, उसमें भी काफ़ी मेंशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर पर, आप ये देख सकते हैं। ये कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये कह रहा है इसे रेडॉक्स बोलेंगे। बच्चों आपको पता है रेडॉक्स किसे कहते हैं? हिंदी में इसे उपचयन अपचयन कहते हैं, ठीक है। रेडॉक्स भी लिखते हैं और उपचयन अपचयन भी कहते हैं। पता है क्या होता है रेडॉक्स? जब एक में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और एक में ऑक्सीजन हट जाती है, तो उसमें दोनों चीजें हो रही हैं। देखो ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हट जाती है तो उससे हम रिडक्शन कहते हैं। जब दोनों होते हैं तो उससे हम रिडॉक्स कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या बता रखा है। देखो इसमें ऑक्सीजन थी, जब रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन चली गई, तो ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस। तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ तो गलत लिखा है, ये सही लिखा है। और यहाँ पर देखो ये, इसको देखो, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसको मिल गई, तो ये ऑक्सीडाइज। दोनों चीज़ें हो रही है ना। अब एक एक चीज़ लिखी तो वैसे ही गलत है, और ये इसने बोल दिया ऑक्सीडाइज है, ये वैसे ही गलत है। तो बच्चा कौन सा? डी। ये डी आंसर है, ठीक है। क्या आंसर इसका? डी। समझ में आ गई? अपचयित मतलब होता है ऑक्सीजन का हट जाना, और उपचित ऑक्सीजन का मिल जाना। तो इसको ऑक्सीजन मिल रही है और इससे ऑक्सीजन क्या हो रही है? हट रही है। तो इसलिए इसका आंसर ये है, इसे रेडॉक्स बोलेंगे, ठीक है। और आपसे अलग से पूछ ले कि रेडॉक्स क्या है, तो फिर आप इसी के रिगार्डिंग बता दें। इसमें दोनों रिएक्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो शिशु है ना, जो बच्चा पैदा होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसका जो लिंग है ना वो माता तय करेगी। बिल्कुल गलत है। तो पहला किस किस में है? ये हटा दो और ये हटा दो, है ना। तो अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट कह रहा है कि जो सेक्स है चाइल्ड का, वो पापा के ऊपर डिपेंड है, मतलब इनहेरिटेड है। तो ये दूसरा ठीक है। तो दूसरा किस किस में है? दूसरा इसमें, इसमें नहीं है, तो ये हटा दो। तो बचा ये, तो आंसर आ गया बस। ये तो और आसान था, फिर भी हम पढ़ लेते चौथा। ये कह रहा है सेक्स जो चाइल्ड होता है वो डिटरमाइंड होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जब मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जब वो जाइगोट बन जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यूग्मनज बनता है, तो इसके अनुसार ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या गया हमारे पास? बी आ गया, ठीक है। काटने वाले तरीके से करोगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। बस ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा गेन करनी पड़ेगी। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्रोमोसोम्स के बारे में बताओ। देखो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या लेकर जाते हैं? इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हेरिडिटी की। तो बिल्कुल ठीक है ना। अनुवांशिक सूचनाओं को जनकों से अगले संतति तक ले जाते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, जो एनिमल सेल होती है, उसके अंदर पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो अब देखो पहला दूसरा किसके अंदर है? इसमें अच्छा, हो सकता है यही हो, अब चेक करना पड़ेगा तीसरा भी। ये कह रहा है कि हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, ह्यूमन
प्यूबर्टी सेल में, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये कह रहे हैं ये सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, हाँ बाद में सेल डिवीजन होती है, तभी तो एक सिंगल सेल से मल्टी सेल बन जाता है इंसान या कोई जानवर। तो ये सी हो गया, तो ये तो हमें सारा देखना पड़ गया ना। फिर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है इन अ नर्व सेल, जो नर्व सेल होती है, तो साइट वियर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज कॉल्ड, आपने साइनेप्स पढ़ा होगा। और यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम किसको बताएंगे, तंत्रिकाक्ष को, यानी कि एक्शन को बताएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, देखो नेक्स्ट है रंध्र तब बंद होता है, देखो जो पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है स्टोमेटा कब क्लोज होता है, तो इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अरे जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी तो वो अपने को बंद क्यों करेगा, तो पहला तो है नहीं। तो अब देखो जब पहला नहीं है ना, तो पहले वाले काट दो आप, पहले इसमें काट दो, है ना। इस तरीके से हमने इसे काट दिया। फिर ये कह रहा है इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही। जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगी तो वो अपने को बंद कर लेगा। अब क्वेश्चन ये कि स्टोमेटा अपने को बंद कब करता है, अगर वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल से बाहर पानी निकलने लग जाए, तो भाई जब बाहर निकलेगा तो अपने को बंद करेगा, क्योंकि पानी को वेस्टेज को रोकेगा ना वो, आया ना। तो सी, तो दूसरा तीसरा किसके अंदर है, तो दूसरा तीसरा है सी में। तो ये कह रहे द्वार कोशिकाओं में पानी भीतर चला जाता है, नहीं ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये डी नहीं है, यहाँ पर लिखा है मैंने, ये सी, ठीक है। फिर है ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ देखिए, ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। देखो इसने सीधा नहीं पूछा आपसे, ये कह रहा है किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि पर्दे पर बिंब के समान साइज का प्रतिबिंब बन जाए या प्राप्त हो जाए। देखो क्या कहना चाहता है, देखो इसने सीधा नहीं पूछा, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेम साइज का बनना चाहिए। ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का बनना चाहिए। बताओ सेम साइज का कब बनता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो आपको पता है इधर F1 आता है, इधर F2 आता है, इधर मतलब F1 ही आता है, डबल कर दो इसका, इधर F2 आता है, इधर F2 आता है, ये डबल कर दो। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए डियर कि अगर हम यहाँ रखेंगे तभी यहाँ इमेज बनेगी। एक क्या करेंगे, हम ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इसको मतलब अंदर से फिर ऐसे ले जाएंगे। दूसरी जो है वो कहाँ जाएगी, ओ से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये ओ से चली जाएगी, तो ये यहीं काट रही है। देखो यहाँ पर इमेज रखी, यहाँ तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है, हाँ है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, आपने डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर जितने साइज इसका उतना साइज इसका, दोनों को सेम साइज है, तो ये कह रहा है कहाँ पर रखोगे। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये कह रहा है फोकल लेंथ के ट्वाइस के बियॉन्ड रख दो, मतलब ये जो फोकस लेंथ है इसके डबल के थोड़ा आगे रख दो, आगे रखोगे तो बनेगा नहीं। हमें पता ना फोकल लेंथ के डबल पर रख दो, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ये हिस्सा बराबर होते हैं, तो इसके डबल पे रखोगे यहाँ पर तो दोनों बराबर हो गए, तो फिर यहाँ रखोगे तो यहाँ बनेगी। समझ में आ गई मेरी बात, तो इसलिए डबल पर। तो देखो ये कह रहा है प्रिंसिपल फोकस एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, अगर बच्चे यहाँ रख देंगे ना तो वो कहाँ जाएगी, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, अगर हम F1 पे रखते हैं तो। फिर उसके बाद ये कह रहा है ट्वाइस पर, बिल्कुल सही, देखो ट्वाइस पर ही तो रखा है तभी तो वही है। अगर आपको उसकी पिक्चर पता है ना तो आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, आपको समझाया है, इसलिए सारे डायग्राम कर लो, ये क्वेश्चन तो आने ही आना है, ठीक है। जितने भी लाइन से आप इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी नंबर। अब बच्चे कहते इतना पढ़ते हैं, आता बहुत कम है, भाई बहुत पढ़ना पड़ता है तभी
कुछ सफलता मिलती है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको लेंस की फोकस दूरी से दुगना रखेंगे तब समान आकृति बनेगी उसकी, ठीक है, समान साइज होगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये करें, मानव नेत्र का लेंस निकाय किसी प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। देखो ये बिल्कुल परिभाषा दे दी, जो लेंस वाला चैप्टर है, आइस वाला चैप्टर है, उसमें ये पूरी डेफिनेशन लिख दी। और अगर आपके सपोर्टिंग मटेरियल उसमें भी डेफिनेशन है ना, तो डेफिनेशन लिख दी। तो बताओ वो क्या होता है, रेटिना होता है ना। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज, इमेज किस पे बनती है, रेटिना पे तो बनती है। कितना आसान था। अब आसान मैं नहीं कर सकता, आपको बता आपको कितना आसान लगा। फिर कह रहे किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या होगा, हमेशा पैरेलल होता है, ठीक है। देखो मैग्नेट की जो फील्ड है ना, उसका इसने पैटर्न पूछा है, तो ए आंसर आ गया इसका, ठीक है, पैरेलल होता है। अब बच्चे ये सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं, नहीं, पैरेलल होता है, ठीक है। अब देखो बाकी सारी फिगर की और अच्छे से देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो और कितने आपको आते थे इस बीच में, से कमेंट करके बताना मुझे ईमानदारी से। ये कह रहा निम्नलिखित में से वह आहार श्रृंखला पहचानिए जिसका द्वितीय पोषी स्तर पर कजी विलुप्त है, बताओ। मतलब आपको मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, टॉपिकल लेवल आपने पढ़ा है ना अच्छे से। देखो इन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है, देखना चाहते हैं कि बच्चे को कितना कंसेप्ट पता है। आपको पता है कि पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी, है ना। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो पहले उत्पादक आते हैं जो हरे पौधे होते हैं, फिर प्राथमिक भोक्ता आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर सर्वाहारी आ जाते हैं। तो ये कह रहा है किस में, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे किस में सेकंड वाला नहीं है, मतलब ये यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, फिर ये हार्बिवर्स हो गए, कार्निवर्स हो गए, ओमनिवर्स हो गए। तो बताओ किस में नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन, बाघ, घास, सांप और मेंढक, यहाँ देखो, यहाँ पे घास इसमें आ गई, बाघ, सांप और मेंढक, ठीक है। अब सांप और मेंढक दे दिए इन्होंने, बाघ दे दिए, तो शाकाहारी तो दिए ही नहीं इन्होंने। और इसमें देखो बकरी शाकाहारी आ गई, ठीक है, और पाद प्लवक और जू प्लैंकटन आ गए यहाँ पर, और ग्रास ऊपर, ग्रास स्नेक फ्रॉग ईगल, तो यहाँ ग्रास ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था कि आपसे सेकंड टॉपिक लेवल में जो है वो कौन नहीं है, यानी कि कौन से शाकाहारी नहीं थे, तो इसमें नहीं है, तो सी आंसर आ गया। देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है असexual प्रोडक्शन में, ठीक है। अलैंगिक जनन की विधि में भूखंडन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसका जो आंसर है डियर वो है प्लाज्मोडियम, क्योंकि पैरामीशियम और लेशमानिया तो हमें पता ही है वो किसके अंदर आते हैं, बाइनरी में आते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम, डी है इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो 17वां ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस जो होता है वो नहीं निकलती जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से। देखिए आपको पता होना चाहिए, जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यही वो एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है। तो मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूँ। जैसे जिंक अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, ठीक है, किसके साथ, HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक NO3, ठीक है, नाइट्रेट। उसके बाद एक तो H2O बन जाएगा पानी, दूसरा N2O बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा ये दिखाई नहीं दिया होगा आपको, ये लो मैंने लिख दिया, ठीक है, नीचे होगा था ना, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, जिंक को जब हम नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिंक नाइट्रेट, पानी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आपको एक बात और याद रखनी, इसको बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए जैसे एन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 हो गए, यहाँ पर 1 है, तो हमें इस तरीके से बैलेंस करना है कि सब बराबर हो जाए,
तो मैं आपको सीधा इसमें बता दूं, मैंने इसको सॉल्व जैसे करके देखा है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 10 आ रहा है। इसकी जरूरत जैसे पड़ेगी नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता नहीं। 4 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ पर आ रहा है आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। H2 है ना, 5 to 10 हो गए। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ 10 बन जाए 10 हो गए, तो इस तरीके से बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है। 10 लिखा है। अच्छा, नीचे क्या कह रहा है, ये कह रहा है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो ये कह रहा है कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, और पानी बना देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, देखो पानी बन जाता है। अगर आपसे पूछेगा ना, तो आप इसका एग्जांपल ये भी दे सकते हो कि जो ऑक्साइड, एक ऐसा ऑक्साइड बताओ, ठीक है, जो जैसे किसी मैट्रिक से रिएक्शन कर रहा है तो वो पानी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यह एग्जांपल हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो, मैं उससे मैंने इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बात वही है। नाइट्रिक अम्ल लिखा है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, और ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है। तो जब, और ये इसका रीज़न भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, इस बार हिंदी में पहले पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है किसी आहार श्रृंखला के उच्चतम पोषक स्तर के जीवों में हानिकर रसायनों का संग्रहण अधिकतम होता है। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या कह रहे हैं, फसलों को रोगों और पीड़कों से बचाने के लिए उन पर हानिकर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। देखो बिल्कुल ट्रू है, पर ये जो है ना, रीजन नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए हम इस पर बी पर टिक कर देंगे। ये कह रहा है हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीजेस एंड पेस्ट। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। दोनों बातें ठीक है, तो बी पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही किया जाता है। फिर आ जाइए 19 क्वेश्चन पर। तो 19 क्वेश्चन में कह रहा है स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक तीव्र होती है। वो तो बिल्कुल ट्रू है, हाँ है ना। ये कह रहा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज aquatic organism इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखो, जो पानी में रहने वाले हैं वो तेज से सांस पता है क्यों लेते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम खुली होती है, इसलिए उन्हें बार बार तेज से सांस लेने पड़ते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है। फिर ये कह रहे द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर इज वेरी हाई। देखो कितना आसान दे दिया इन्होंने। कह रहा है कि पानी में खुली ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब ए ठीक है, आर गलत है, तो हम किस पर टिक करते हैं, ये देखो, जब ए ठीक है, आर गलत है, हम सी पर टिक करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं हिंदी में उसको पढ़ के बताता हूँ, इंग्लिश को भी। देखिए, अब हम 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन में यहाँ पर पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं इस बार। द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। ये कह रहा है जो इंद्रधनुष है ना, वो आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब जो रेनबो है वो नेचुरल है। ये कह रीजन क्या है, ये कह रहा है इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होना है, सिर के ऊपर नहीं, 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ऊपर हो गया। तथा वायु में जल की सूक्ष्म, ये बिल्कुल गलत है। जब ए ठीक है, आर गलत है, तो हम किस पर टिक करेंगे, ए ठीक है, आर गलत है, तो हम सी पर टिक करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, सी है, ये नहीं है। अब आगे देखो, अब मैं आपको इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है ना, वो करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप और अच्छे तैयारी कर पाओ। बाकी आप और क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे कैसे हैं, वो तो आप आराम से ढूंढ भी लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में न्यूमेरिकल पर फोकस रहेगा मेरा, ठीक है। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है ना, जो केमिकल रिएक्शंस वाले क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ। तो जैसे 21 ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है। ये कह रहा है कि उस केमिकल रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे जस्टिफाई करके भी दिखानी है। मतलब ये कह रहा है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ठीक है, यानी कि आपको बिना बुझा हुआ चूना लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ठीक है। ये क्विकलाइम भी बोलते हैं इसे ना। फिर इसमें हमने पानी डाल दिया, पानी यानी कि H2O डाल दिया, तो ये बन जाएगा स्लैग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लैग लाइम, ठीक है। समझ आ गई, क्योंकि ये दो मिलकर एक बन रहे हैं, तो इसका हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये इसने पूछा, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे।
ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो हमारे पास बनेगा एक्वासिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्वासिस। ये आपको एक क्यों पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। देखिए अब मैं आपको 24 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको ना कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक बातें पता है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला उत्तल दर्पण, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? कॉन्वेक्स मिरर बोला है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में तो सबसे आसान है, पता है क्या चीज आसान है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में? अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर की, कि जो यू होता है वो तो माइनस का होता है, वो तो सब में माइनस का होता है। वी इसमें प्लस का होता है, एफ इसमें प्लस का होता है। और जो ये पोजीशन की बात पूछ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, दर्पण के पीछे होती है हमेशा। पर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि पोजीशन क्या होगी, हमने बता दी। फिर भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, हमें तीनों चीजें बतानी पड़ती है कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और ये कह रहा है उसकी फोकल लेंथ 15 है। तो पोजीशन निकालो जो मिरर के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो देखो हमें वी निकालना कि जैसे मिरर के पीछे बने तो कितनी दूरी पर बन रही है, तो वी निकालना होगा हमें इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें यू कितना दे रखा है, -10। एफ कितना दे रखा है, +15। देखो पहले से आपको पता होना चाहिए, यहाँ एग्जाम में लिख के नहीं देगा प्लस माइनस, आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। यू माइनस का, एफ प्लस का, आपको वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v। मिरर का फॉर्मूला हमेशा यही होता है, इस तरीके से। चाहे कुछ भी निकालना, फॉर्मूला ये रहेगा 1/v का v। और u कितना है? -10 है। f कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। फिर आप क्या करोगे? अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इसका एल्सियम ले लो 15, तो इसका एल्सियम क्या होता है? 5 2 10, सॉरी 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3, 2 का 2, 2 1 2, तो 30 आ गया। तो 15 के टेबल 30 दो नंबर पे आता है, तो 2 आ गया। 10 के टेबल 30 कितने नंबर पे आता है? 3, और 3 आ गया। तो v उल्टा कर देंगे इसको, क्योंकि इसको ना उल्टा कर दिया जाता है रेसिप्रोकल। तो 6 आ गया, तो 6 पर आएगा। और ये बात मेरी याद है ना, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में u हमेशा माइनस का होता है, v प्लस का। तो देखो प्लस का आंसर आ रहा है 6, आ रहा नहीं आ रहा 6? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। अब इसे देखिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको 3 प्रतिरोधक दे रखे हैं, यानी कि रेसिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। आपको 3 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे R1 कितना दे रखा है आपको? 6 ओम। R2 कितना है? 6 ओम। R3 कितना है? 6 ओम। आपको 3 ही रेसिस्टेंस दे रखे हैं। इसने बोला है कि आपको उन्हें कैसे जोड़ना है कि जो जोड़ने पर आंसर आए वो 9 आ जाए, ठीक है। और आपको इसकी पुष्टि भी करनी है, इसको वेरीफाई करके दिखाना, प्रूफ करके भी दिखाना कि सच में आएगा भी। देखो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है ना, थोड़ा सा बता दूं कि जैसे रेसिस्टेंस है ना, एक तो सीरीज में होते हैं, जैसे ये एक ही लाइन में, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है? हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं, R1 R2 R3 जोड़ देते हैं। और दूसरा होता है इस तरीके से, पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल है। तो अगर हमें ऐसे निकाला तो हम उल्टा करते हैं, 1/R1 1/R2, इस तरीके से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम पैरेलल लगाते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू जब ऐड करेंगे ना कम हो जाती है। जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 है, तो मुझे निकालना, तो मैं 1/3 करूंगा, 1/3 करूंगा। मान लो 6 है, तो हमें क्वेश्चन में 6 दे देगा, पता भी लग जाएगा इससे। तो ये 6 है, 6 है।
तो एलसीएम लेंगे 6 आ गया, एक एक 1/8 तो 2/6, तो उल्टा कर देंगे दोनों को, तो 6 को 2 से काटा तो 1/3 आ रहा था, तो उल्टा कर दो 3/1 आ गया। तो ये R3 आ गया। देखा, जब हमने इसे जोड़ा, देखो 6 6 12 को जोड़ रहे थे, है ना, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो रेसिस्टेंस कर दियो सीरीज में, जब एक लाइन में होते हैं तो श्रेणी कहते हैं, और एक को पैरेलल कर दियो। ठीक है, समझे मेरी बात? ऐसे भी हो सकता है कि तीनों के तीनों ही पैरेलल कर दियो। तो हमें पता लगाना है कि इसको किस तरीके से लगाएं कि टोटल करने पर 9 आ जाए। तो देखो, मैं कर रहा था, मेरे को यही पता लग गया, भाई 2 को तो हम पैरेलल में लगा देंगे तो 3 आ जाएगा, और एक को उनके साथ लगा देंगे सीरीज में। मतलब कैसे? जैसे ये देखो, ये और ये तो पैरेलल लगा दिए, फिर हमने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर एक दे दिया। तो अब देख रहे हो, इन दो में तो क्या पैरेलल है, और जो आंसर आएगा फिर इसको इसे जोड़ देंगे, सीरीज में सीधा जोड़ देते हैं, सीरीज में सीधा जोड़ देते हैं। समझ में आया? अब देखो, इसने हमसे क्या बोला था, 6 ओम के 3 दे रखे, इसने बोला इसको कैसे जोड़ेंगे कि ये 9 ले आए, तो हम 2 को तो पैरेलल कर देंगे। ठीक है, R1 और R2 को क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे इस तरीके से। तो ये कितना है, 1/6 1/6। ठीक है, अभी तो आपने समझा था फेयर में। तो ये कितना आ गया एलसीएम, 6, एक और एक 1 में RP, तो 1 में RP इक्वल टू कितना होगा, 2/6। तो इसको उल्टा कर दो, RP का क्या हो जाएगा, 3 आ गया, 3 आ गया। और हम ये पिक्चर बना देंगे कि भाई ये 6 है, ये 6 है, इन दोनों को पैरेलल में फॉर्मूला लगा, 3 आ गया, और ये 6 है, तो R कितना आ गया, 3 + 6 9 आ गया। क्लियर हो गया 9 कैसे आया? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, अगर हम ये नहीं करना चाहते तो इसके तो ऑप्शन में भी दे रखा था, तो हम ये करेंगे, है ना। ये कह रहा है दिए गए परिपथ में 2 ओम प्रतिरोधक में उपयुक्त शक्ति परिकलित कीजिए। हमें पावर निकालनी है, तो पावर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हम टोटल आर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल आर निकाल लेंगे। तो आर तो निकालना सिंपल है भाई, सीरीज में 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3 ओम आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमें यहाँ पर दे रखा 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो हमें जो है यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना दे रखा है, 6V। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, I। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है। तो V कितना है, 6, और ये R कितना, 3, तो 2 आ गया। और करंट की यूनिट क्या होती है, SI A। देखो, आपको SI यूनिट पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की होती है ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। आई, पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, हिंदी में भी आप देख लो। ठीक है, और आई मतलब विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आई निकालिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा लिया हमने। हमें निकालनी है पावर, वो भी वाट में निकालनी है। क्या निकाल लिया, पावर वाट में निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I/R होता है। लेकिन जो पावर निकालनी है वो किसकी निकालनी है, हमें 2 ओम वाले की निकालनी है, पूरे की नहीं निकालनी, सिर्फ 2 ओम वाले की निकालनी है। तो आई कितना निकाला हमने, 2 का स्क्वायर कर दिया, और आर कौन सा लेना है, 2 लेना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2, 8 आ गया, 8 वाट आ गया आंसर। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो सारा करोगे ना। तो फॉर्मूले सारे अगर आपको मिलते हैं ना, तो उससे आप अच्छे से कर लो। ठीक है, सर्च करो, बहुत सी मीडिया अवेलेबल है। ठीक है, उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब सुनो, अब उसके बाद आगे देखो, ये क्वेश्चन आप देख लो कैसे कैसे आए हुए हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है टमाटर के जूस में किसी नमूने का पीएच 4.6 है, इस जूस का स्वाद कैसा होगा। देखो बहुत इजी दिया है, आपको पीएच स्केल पता होगा। जीरो जो है ना, जैसे यहाँ जीरो है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है। अगर 7 से नीचे जाएंगे तो उसे एसिड कहेंगे, उसे अम्ल कहेंगे। और 7 से ऊपर जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो अभी कह रहा है कि टमाटर के जूस में किसी नमूने का पीएच 4.6 है, तो वो कैसा है, बोलोगे खट्टा है, एसिड है। क्लियर हो गया, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो आराम से। अगर हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हम कैसे पता लगाएंगे डिफरेंस को। देखो सिंपल है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अगर कोई प्रबल अम्ल है तो बोलोगे उसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, और दुर्बल क्षारक में जो है ना OH आयन जो है वो कम होंगे, ठीक है। और वीक बेस जो है ना, वीक बेस उसके बता देंगे, इसमें OH माइनस आयन कम होंगे, तो वो वीक बेस कहलाएगा। और इसमें एसिड तब होगा जब H प्लस आयन ज़्यादा होंगे। फिर ये कह रहा अम्लीय वर्षा का जल जलीय जंतु की उत्तरजीविता को कठिन बना देता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है ना, और वो एसिडिक तो पानी को भी एसिडिक कर देगा, तो उससे उनको हानि होगी। तो इस तरह बना कर लिखने वाला था। मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा, ठीक है ना, बाकी आप पेपर आप देख ही लो। और देखो जो थ्योरी के क्वेश्चन वगैरह आए हैं, तो आप इनको कैसे कर पा रहे हैं, किस तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हेरिडिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, कौन से डिसीज है। देखो ऐसा क्वेश्चन आने आना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तीनों अच्छे से देख लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। रेटिना, कॉर्निया, इनके फंक्शन कर लो, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको 36 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक ओवन है, वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। अगर ओवन जो वो 11 यूनिट कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, और 5 घंटे के अंदर। तो ये कह रहा है आपको पावर रेटिंग निकालनी है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला, जब हमें यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा हो, टाइम की बात कर रहा हो, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, मैं हिंदी में बता देता हूँ। या 220 वोल्ट है, 5 घंटे हैं, और ऊर्जा प्रदान करेगा ये, ठीक है, और 11 यूनिट लेगा, ठीक है, 11 यूनिट यूज करेगा ये। तो आपको ये सब चीज़ें निकालनी है, तो कैसे करेंगे आप। तो पहले जब हमें इसे पावर बोला तो शक्ति का फॉर्मूला, जो यहाँ पर ऊर्जा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला ये, तो वर्क डन अपॉन में टाइम आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, पढ़ा ना, कार्य बटे में समय। और क्योंकि अभी ऊर्जा बोला तो कार्य की जगह हम ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे एनर्जी अपॉन में टाइम हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए अब हमें पावर निकाले, तो वर्क डन कितना है, ठीक है। तो अब आपको देखो ये एनर्जी, वर्क डन मतलब एनर्जी कितनी है, 11 यूनिट, ऊपर लिखेंगे 11 यूनिट। नीचे टाइम, टाइम कितना दे रखा हमें, 5 घंटे, तो 5 घंटे लिए। अब क्योंकि ये यूनिट है, और यूनिट को हमें जूल में बदलना पड़ेगा एनर्जी को, तो 11 मल्टीप्लाई में 3.6, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते, आपने पढ़ा होगा। और 5 आवर है, तो 5 आवर को हमें क्या करना होगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 2 बार 60 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 मल्टीप्लाई 3.6, 10 की और 6, तो 1 2 3 4 5 6 लगा दिया, 5 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, पॉइंट हट गया नीचे, 10 आ गए, 1 2 3 0 कट गए, 1 2 3 0 कट गए, ठीक है। तो 6 6 36 आ गया, पूरा कट गया,
ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 5 दूनी 10, 200 आ गया, और 11 को इससे मल्टीप्लाई करा, 11 दूनी 2200 आ गया। तो 2200 हमारे वॉट निकल गया। देखो कितना सिंपल था, अगर हमें फॉर्मूला पता था तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा होगा हो। तो उसके बाद नेक्स्ट बोला है इसे करंट निकालो। क्या निकालो? करंट। तो करंट का फॉर्मूला, जब हमें पावर दिया हो, ठीक है, और हमें वोल्ट भी दे रखा है, तो क्या लगाएंगे? आई इक्वल टू पी अपॉन में वी। पी अपॉन में वी, तो पावर कितनी है? 220, और वी कितना है? 2200 है, सॉरी, और ये 220 है, तो इसे करके तो 10 आ गए, 10 एम्पियर करंट आए। उसके बाद देखो फॉर्मूला लगाना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए जब हमें वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और पावर दे रखी है, तो उसी से फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर अपॉन में पी होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन देख ले, हिंदी में यहाँ प्रतिरोध बोला जाता है। इन पर ध्यान मत देना, ये मैंने रफ के लिए अपने आप ऐसे ही करके देख रहा था। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको यहाँ पर? हाँ ठीक है, प्रतिरोध आपको निकालना है हिंदी में। तो V कितना है हमारा? V हमारा है 220, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 2 है। P कितना है हमारा? 2200 है, तो 2200 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी, 22 से 22 कट जाएगा, तो 22 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरीके से करना था। तो 3 फॉर्मूले लगाए और आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, ये कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इन द शेप ऑफ सेंटर ऑफ द लेंथ एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हैंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। देखिए, आपको ये पता होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एक ही हो गया। और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, एक ही हो गया। ठीक है, तो ये आपको ड्राइव करके पूरा दिखाना है, ये आपकी बुक में अच्छे से बता रखा है, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है ना? तो और जब हम इनको इकट्ठा दिखाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और जब हम इसको इक्वल में रखेंगे तो एक वैल्यू कांस्टेंट पता लगेगी जिसे हम पी बोलेंगे। ठीक है, रेसिस्टिविटी। अब हमें डिराइव करके क्या दिखाना है? इन्होंने बोला है कि इसकी ऐसे यूनिट पता लगानी है। ठीक है, क्या पता लगानी है? ऐसा यूनिट पता लगानी है। तो आप इसको ऐसे प्रेजेंट करोगे, बस आपको सबके नाम बता देने कि वो है क्या क्या। ठीक है, तो अब आप यूनिट लिखिए। देखो, इसका क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, और पी का क्या होता है? ओम मीटर होता है, क्योंकि या अभी इसको आप रहने दो क्योंकि हमें तो निकालना है, पी लिखो। एल का क्या होता है? एम होता है। एरिया का क्या होता है? 2 बार एम होता है। तो एक एम से एक एम कट गया, तो ये एम उधर चला गया, तो ओम मीटर आ गया पी का। बस आंसर आ गया, डेरिवेशन निकल गया बस। ठीक है, इतना करना था इसे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 3 मीटर 60 ओम। अगर एरिया जो है वो इतना है, तो ये कह रहा है आपको रेसिस्टिविटी पता लगानी है। देखो, आपको मैंने ड्राइव करना सिखा दिया, ठीक है, कि वो कैसे निकला। और आपको अब यहाँ पर रेसिस्टिविटी निकालने, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अभी आपको मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि आर इज इक्वल टू, अगर इक्वल लगा तो पी लेंथ अपॉन में एरिया का स्क्वायर होता है। तो पी का फॉर्मूला क्या बन गया? इसको हम उधर लेगा, ए का स्क्वायर अपॉन में एल, तो ये पी बन गया। ठीक है ना? तो ये हमें फॉर्मूला, यहाँ पे आर कितना है? 60। एरिया कितना? देखो हमें निकाल के दे रखा है एरिया, हमें कुछ नहीं करना। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�7। और क्या चाहिए? हमें निकाल के दे रखा है। फिर हमें यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने? लेंथ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। देखो मीटर में ही दे रखी है लेंथ 3 मीटर। हमें क्या निकालना है? पी निकालना। अब इसको सोल्व करो, बाएं से तो नीचे ले जाओ। 10 की पावर क्या आ जाएगी? 7 है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया।
ठीक है, अब इसको काटना मत, नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी। 4 4 8 हो गया, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 माइनस का 6 ऊपर वापस ले गए, तो ये आ गया इतना, और यहाँ लगा देंगे ओम मीटर। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6 ओम मीटर, क्योंकि इसकी मेजरमेंट हमने ड्राइव कर दी थी ओम मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ये कह रहा है कि अगर लंबाई डबल हो जाएगी तो विद्युत प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपको ना ये अच्छे से माइंड में रखना है। जैसे ये चीज है ना, तो इसने बोला अगर ये लेंथ डबल हो जाएगी, तो आप देखो जब ये अभी मान लो ये 100 है, ठीक है 100 है ये पूरा का पूरा, और यहाँ डबल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कोई काटने पर 100 आ रहा है और डबल यहाँ एक 2 बचेगा तो 50 आधा हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे पी की बात कर रहा है और ये डबल हो रहा है तो पी आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एरिया बोलता डबल होगा तो वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है, जब नीचे होता तो रिवर्स होगा, ऊपर ऊपर है तो सेम होगा, लेकिन स्क्वायर लगा तो उसका उतना गुना होगा। जैसे अगर यहाँ इसको ए को 3 गुना करेंगे तो पी 3 3 9 3 3 9 हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार सुनोगे ना समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इससे पूछा क्या था, इससे बोला अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलोगे रेसिस्टिविटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेना। तो डियर अब वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी आप ये पेपर देख सकते हैं कैसा रहा था, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन वगैरह आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है अब मैं इतने पर याद बस कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो बच्चे अच्छे से जानते हैं, ताकि और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।